गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को पढ़ने से पहले हम जो है एक टर्म पढ़ते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में या 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी हमसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। ये आपका ग्रेजुएशन में मतलब बीएससी फर्स्ट सेम में जो भी पेपर 2 है आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएम थ्योरी, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है पेपर 2 का। टोटल मिलाकर पेपर 2 की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है इस टॉपिक के साथ। मतलब आज ही ये टॉपिक खत्म होते ही हम जो है वो कवर कर चुके हैं सारा कुछ फर्स्ट चैप्टर का। लेकिन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को पढ़ने से पहले हम जो है एक टर्म पढ़ते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में या 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी हमसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि क्या मतलब होता है उसका। जस्ट 1 मार्क्स में ही आता है वो। और ये भी कहाँ से आई है, जो सोलेनोइडल फील्ड है, ये टर्म जो भी हम बोल रहे थे 2 टर्म इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट टर्म है सोलेनोइडल फील्ड, ये आई थी आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को करने के बाद। सेकंड है रोटेशनल वेक्टर फील्ड, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है। ये इसके जस्ट बाद आएगी, जो भी स्टोक्स थ्योरम हम कर रहे हैं इसके जस्ट बाद आती है। तो सोलेनोइडल फील्ड का मतलब क्या है, हम कब बोलेंगे कि सोलेनोइडल फील्ड जो है वो 0 है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम ये है हमारा सरफेस, ऑन द सरफेस है ये, और यहाँ पर हम डबल सरफेस का मतलब है हमें अंडरस्टूड है कि ये डबल इंटीग्रल है, ठीक है। तो सरफेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी जो भी ए वेक्टर है इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब जब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे तो वो 0 के इक्वल आनी चाहिए, तब हम ये, और वो 0 के इक्वल हर एक सरफेस के लिए आनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ए है वो हमारा क्या है, यहाँ पर एक सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है, ठीक है। सोलेनोइडल फील्ड या फिर सोलेनोइडल वेक्टर बोल सकते हैं किसको, ए को। ये डिफाइन कर दिया हमने, दैट इज सोलेनोइडल फील्ड, ओके। सेकंड क्या है, रोटेशनल वेक्टर फील्ड। रोटेशनल वेक्टर फील्ड का मतलब ये है, अगर किसी भी क्वांटिटी का वो जो क्वांटिटी है वो हम यहाँ पर ए मान रहे हैं, बिकॉज ए से भी फिलहाल मतलब जो भी अब तक जो हमने किया है वो ए मान के किया है कि ए इज अवर वेक्टर फील्ड। तो रोटेशनल वेक्टर फील्ड का मतलब है जो भी ए है उसका कर्ल जो है हर एक उसके लिए सरफेस के लिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना, सॉरी, जो उसका कर्ल है वो नॉन 0 आना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलेंगे। मतलब क्या है कहने का कि जो डेल क्रॉस बी, सॉरी बी नहीं ए, वो क्या आना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो भी कर्ल है वो नॉन 0 अगर आए, जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसका, तो हम क्या बोलेंगे कि रोटेशनल वेक्टर फील्ड है वो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डिस्कस स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम्स के अंदर आपका क्या है, जो भी इससे पहले हमने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसका प्रूफ भी हमने किया था। बिल्कुल सिमिलर ही है, जस्ट बिल्कुल माइनर सा चेंजेस है यहाँ पर। वहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या था, वहाँ पे था वॉल्यूम को हम किस में चेंज कर रहे थे, सरफेस में चेंज कर रहे थे, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और वहाँ पर डाइवर्जेंस था, तो इसलिए हमने क्या बोला था स्टेटमेंट में कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए वॉल्यूम v इक्वल्स टू द सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, स्टोक्स थ्योरम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो भी स्टोक्स थ्योरम है वो क्या है, थ्योरम दैट कन्वर्ट, वो कन्वर्ट करती है। मतलब जो ये थ्योरम हमने लिखी है, सबसे पहले ये यूज क्यों होती है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट, उसके बाद इसका प्रूफ, ठीक है। तो जो स्टोक्स थ्योरम है दैट कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल, मतलब ये थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर देती है, लाइन इंटीग्रल में। वहाँ पर हमने क्या माना था कि एक बड़ा सा वॉल्यूम माना था, उसमें छोटे छोटे वॉल्यूम हमने कंसीडर किए थे, उसके अंदर सरफेस कंसीडर किया था, मतलब एक वॉल्यूम जिसका सरफेस भी कंसीडर किया था। तो क्या हो गया था कि हम पूरे के पूरे सरफेस पे पहुंच गए थे, वॉल्यूम एलिमेंट लेके पूरे के पूरे सरफेस पे पहुंचे थे। यहाँ पर क्या है, सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को हमने किस में चेंज करना है, लाइन इंटीग्रल में चेंज करना है, ठीक है। ये इसका जस्ट यूज है, स्टेटमेंट ये नहीं है इसकी जो हमने ऊपर लिखी है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होती है। हम कैसे लिखेंगे कि स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल, जो लाइन इंटीग्रल है वो हम किसका करेंगे, लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड ए का राउंड एन ए
क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब सबसे पहले जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें पता है, अंडरस्टूड है कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्यों लेते हैं। ये हमने क्या मान रखा है, ये हमने क्लोज्ड कर्व मान रखा है, दैट इज सी। एक तरीके से क्या है, छोटे छोटे उसे लाइन से मिलकर बना होगा ये। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है कि वेक्टर फील्ड, सॉरी, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए राउंड एनी क्लोज्ड, मतलब इसके जो भी ये हमने कर्व बोला है इसके अराउंड हम वेक्टर फील्ड ए है हमारा, उसका क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल। और वो सरफेस इंटीग्रल किसका होगा, नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब इसके साथ हम यूनिट वेक्टर भी होगा हमारा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर ए। जो भी ए है वो उसका कर्ल होगा। यहाँ पर जो ए था उसका लाइन इंटीग्रल था और वो भी क्लोज्ड कर्व पे, मतलब जो ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, वेक्टर ए जो भी कर्ल करेंगे ए वेक्टर का, कर्ल मतलब डेल क्रॉस ए। ठीक है, ओवर, वो किसके ओवर होगा, अनक्लोज्ड सरफेस के। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम एक सरफेस मानेंगे, उसका हम क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, हैविंग, सॉरी, सरफेस एरिया एस एंड हैविंग ए कर्व सी या फिर सी डैश। अब देखते हैं इसको, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी ए लिया था, ठीक है, उसका ये लाइन इंटीग्रल है, नॉट सरफेस, इट्स ए सिंगल डेरिवेटिव। जो भी लाइन है, मतलब जो लाइन इंटीग्रल है वो हमने किसका किया है, वेक्टर फील्ड ए का किया है। ये किसके अराउंड किया है, क्लोज सरफेस सी के अराउंड, चाहे तो लिख भी सकते हैं अलोंग ए सी। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, सरफेस इंटीग्रल के। और सरफेस इंटीग्रल किसका, नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे हम ए का। नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कर्ल लेंगे, वो वैल्यू, मतलब ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। या तो हम क्या करें, जो भी कंप्लीट है उसका लाइन इंटीग्रल कर दें। इसका मतलब तो यही है, जो ए वेक्टर था उसका लाइन इंटीग्रल कर दें, जो भी कर्व आपको गिवन है। सेकंड क्या है कि इसके अंदर हम कुछ ऐसा मानते हैं, या फिर जो ए है उसका हम क्या कर दें, कर्ल निकाल दें, वो भी दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। अब इसका प्रूफ कि कैसे है, हम कैसे बोल रहे हैं कि ऐसा है, प्रूफ क्या है, प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम की स्टेटमेंट को देखकर ही। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ये मान लिया हमने। ये मान लिया का मतलब क्या है, जो भी बड़ा वाला कर्व है उसके अंदर ही हमने एक स्मॉल कर्व मान लिया। सपोज ये कर्व ये है, इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है, इसके सरफेस है। मतलब ये सरफेस, पूरा का पूरा सरफेस कैसे बना है, ऐसे, इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से, मतलब इसका लाइन इंटीग्रल कर दो, इसका लाइन इंटीग्रल कर दो, इसका कर दो, इसका कर दो, इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो है, मतलब ये ले लिया हमने, सपोज ये ले रहे हैं। अब इसका अब ये अंदर है, मतलब स्मॉल सरफेस मान रखा है हमने। स्मॉल सरफेस में जो भी स्टेटमेंट है उसी से इंस्पायर होके हमने क्या किया, हमने क्या लिखा है, जो अंदर मान रहे हैं ना हम, उसको C1 बोल रहे हैं। ये C वो कंप्लीट नहीं है हमारा, C मतलब एक छोटा सा अंदर मानना है हमने यहाँ पर, दैट इज C1। उसका जो भी वहाँ पर जो भी A है उसका हमने क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल। अब वो लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होगा, मतलब इक्विवेलेंस है इसके, ये हम पढ़ चुके, वो किसके बराबर होगा, जो A है उसका कर्ल कर दें इनटू में। इस बात का यही मतलब है कि इसको हम डेल्टा S वेक्टर भी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, कर्ल A की बात करें, यहाँ पर हमने कर्ल सिंपल लिखा है, डिनोट हम ऐसे करते हैं, सिंपल इतना है। मतलब क्या था, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है, इसके अंदर से एक सरफेस एलिमेंट उठाया है, दैट इज डेल्टा S I। ठीक है, I का मतलब n, जो भी I की वैल्यू है वो 1 to n पॉसिबल है। तो यहाँ से इतना आ गया हमारे पास। सिंपल हमने क्या लिखा है अभी तक, A इंटू DR, मतलब अंदर से एक सरफेस एलिमेंट उठाया है, उसका इंटीग्रल किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो ये लिखा है, ये हमने किसके लिए लिखा है, सिर्फ एक के लिए, मतलब जो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया था उसके लिए। इसी तरीके से ऐसे ऐसे तो बहुत सारे सरफेस हैं
जो भी हमने पूरा कर्व माना है, ठीक है। तो पूरे के पूरे कर्व में उसका क्या कर देंगे, अगर कंप्लीट ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमें कंप्लीट के लिए लिखनी है, मतलब हर एक सरफेस के लिए लिखनी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, समीशन कर देंगे इसका 1 to n, ठीक है। समीशन कर दिया हमने, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब क्या है, जैसे वहाँ किया था, हम क्या मान रहे हैं कि n की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारे सरफेसेस हैं यहाँ पर, n सरफेसेस हैं, और जो भी डेल्टा s है, डेल्टा s का मतलब क्या है, जो छोटा सा मान रहे हैं हम, इतना बड़ा मानना है हमने, ये बिल्कुल चिन्ना सा हो, मतलब डेल्टा s अप्रोचेस टू जीरो का मतलब तो क्या है, बिल्कुल सरफेस बिल्कुल नेग्लेजिबल है वहाँ पर। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन को हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज i टेंस टू 1 है एंड इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका मतलब है समीशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा इसके। तो यहाँ से जब भी हम लिमिट की ऐसे बात करते हैं, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो ये समीशन कहाँ कैसे में चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा था सिर्फ ith के लिए ही लिखा था, मतलब अब n तक भी हम पहुँच गए हैं। ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये आपका क्या है, लास्ट का रिजल्ट है। अब यहाँ से यहाँ हम ऐसे पहुँचेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, कैसे पहुँचे, छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेके उसका कर्ल करके, उसके बाद यहाँ से जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू का क्या मतलब है कि जो ये एलिमेंट था और इसके नेबर में भी मान लेते हैं एक एलिमेंट था। अब ध्यान से देखें तो यहाँ से, मतलब जो भी अगर यहाँ से यहाँ इंटीग्रल करें तो इसका ऐसे होगा, मतलब ऐसे। अगर ऊपर वाले का एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, मतलब एक बार ऐसे किया, पूरे के में कंप्लीट के अंदर दोनों में, मतलब एक बार इंटीग्रेशन हम ऐसे ऐसे करेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ करेंगे, तो दोनों इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसी तरह ये तो सिर्फ दो मानने थे एलिमेंट, अगर हम कंप्लीट माने, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी ऊपर और नीचे, मतलब क्या हो रहा है, टोटल मिलाकर जो भी इंटीग्रेशन है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही मतलब कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये सरफेस यहाँ पर बचा ही नहीं। अगर हम इसको रब कर दें तो कंप्लीट हम कहाँ पहुँचेंगे, पूरी लाइन पे ही पहुँचेंगे। अगर हम जितने भी ये इंटीग्रेशन है वो क्या हो रहे हैं, हमारे सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ। और यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर फील्ड है ए, और ये कंप्लीट क्या है, कर्व, और कर्व की क्या है, लाइन इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दिया कि जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर। जो भी हमने बताया कि इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस ये लिखने के बाद हमें वो लिखना है और ये डायग्राम हमें शो करना है, तभी हमें लिख सकते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, ये आपका था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी तरीके से हमने ये था आपका स्टोक्स थ्योरम। जो गॉस थ्योरम थी उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया था कि एक वॉल्यूम एलिमेंट को मानना था, उसमें छोटे छोटे सरफेस मानने थे। वहाँ पे भी जो भी फ्लक्स है तो वो क्या होगी थी, मतलब जितनी फ्लक्स उधर जा रही थी उतनी उधर जा रही है, तो वो भी कैंसिल आउट होगी थी एक तरीके से। तो बिल्कुल सिमिलर है, आराम से कर सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसके बाद हम जो भी आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है एज ए कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी बीएससी फर्स्ट सेम में जो पेपर 1 है उसका फर्स्ट चैप्टर और जो भी पेपर 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।